तो हेलो मेरे दोस्तों। अब वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है। वैसे तो बड़ा आध्यात्मिक बंदा हूँ मैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है पब्लिसिटी पब्लिश वगैरह करना, अपनी ध्यान साधना करना और मौज लेना, ज़िंदगी में आनंदित रहना, अपना कमाना, अपना खाना, यही मेरी लाइफ स्टाइल है। छोटा सा परिवार है, पालना और चलना। बट अब जो हो रहा है, जो आज की लाइफ में हम युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। अगर हम किसी से इस बारे में बात भी करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है ना। अगर वास्तव में ऐसा है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो तो 100 की 100 सीधी बात है, मरना तो आपको जब भी है और तब भी है, ठीक है। बट तुम अपने समाज को, अपने डीएनए को क्यों ख़राब करके मरोगे हैं? जो गलती हमारे बुज़ुर्गों ने कर दी या हमने कर दी, जब हमें उस गलती का एहसास हो गया तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती हमारे बच्चे ना करें, हैं। जैसे कि जैसे वैक्सीन की ले लो। वैक्सीन हमें ज़बरदस्ती लगवाई गई क्योंकि हम शहर में आ गए, हम व्यापार में जुड़ गए, ठीक है। तो हम अपने घर परिवारों से दूर हो गए। मेरे फादर थे बिजनेसमैन, वो बिज़नेस आ गए, उन्होंने खेती छोड़ी और बिज़नेस में आ गए। तो सबसे पहली गलती उन्होंने ये की, पहले उनके पास खेत थे तो वो पूरा गाँव एक था। और अब जब मैं अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब अपने गाँव में जाता हूँ और अपनी जात बिरादरी के लोगों से मिलता हूँ तो वो उनमें से ज़्यादा लोग मेरे को जानते ही नहीं हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ भाई कौन है, कहाँ से है। वो पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। जब उन्हें बताया जाता है या फलाने का नाती है, पोता है या उसका लड़का है, तो उन्हें पता चलता है, ठीक है। और फिर भी उनका कोई सपोर्ट नहीं होता। वो ऐसे मतलब या तो वो ऐसे देखें कि ये शहर के हैं तो इनसे एक अलग तरह का व्यवहार, और वैसे आपस में इनका अलग तरह का व्यवहार, ठीक है। तो हमें गाँव से भी एक तरह से हमें अलग ही कर दिया गया है, ठीक है। गाँव वाले भी हमें ये नहीं समझते, जो हमारे अपने हैं वो भी ये नहीं समझते कि हम हैं, ठीक है। उन्हें ये पता है कि खाली मैं हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे मेरे परिवार से मतलब है। लेकिन इन फ्यूचर में अब हमें इस चीज़ की परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है जो हमारे माँ बाप ने किया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें दोबारा से एक होना पड़ेगा, ठीक है। जो आज की राजनीति ने, जो सरकार ने किया, जो हम लोगों की एकता को ख़त्म करके हमें व्यापार से जोड़ दिया, अब इस व्यापार से जुड़ने की वजह से हम अपनों से ही कट गए, ठीक है। वास्तव में हमारे जीवन, भारतीयों का जीवन अध्यात्म है, ठीक है। लेकिन जब अध्यात्म से ही हम दूर हो गए तो अध्यात्म से जुड़ने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमने क्या खो दिया। तो कोई संत समाज इसमें बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों की बात करते हो तो आप संत नहीं हो, ठीक है। वैसे तो वसुधैव कुटुंब है, सब अपना सब लोग घर त्याग करके बैठे हुए हैं, गृहस्थी छोड़ के बैठे हैं, संन्यास ले रखा है। वैसे तो वसुधैव कुटुंब है और साधु समाज कम एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जानते सभी हैं, अगर मैं उनसे बात करता हूँ जाके तो वो मेरे को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि भैया अब इस मैटर पे हम बात करते हैं तो हमें देशद्रोह का भी कर सकते हैं, हमारे पेट को लात लग सकती है, ठीक है। मतलब मुद्दे तो कई हैं बात करने के। हम ये भी जानते हैं कि हम सरकार के थ्रू बात करते हैं, हमारे पास मैन पावर अच्छी है, हमारे पास संगठन अच्छा है। अगर हम एक चीज़ की मुहिम छेड़ें तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट उनको ख़त्म कर देगी, ठीक है। वो संस्थान ख़त्म हो सकता है, वो ग्रुप ख़त्म हो सकता है या कुछ भी। तो लेकिन मैं इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में होता ही रहा है। जो लोग समझ गए वो बच गए, और जो नहीं समझे वो नौकर बन गए, अपने मान सम्मान और इज़्ज़त से समझौता कर लिया,
ठीक है, नौकरी करी, अब उसमें जो है कि हमें कुछ इज़्ज़त नहीं मिलती ढीले भर की भी। कोई भी आता है, कुछ भी सुना के चला जाता है, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। आप बाहर व्यापार करने आ गए, बाहर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपकी सिक्योरिटी छोड़ो, आपकी फैमिली की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप बाहर कमाने गए हो, पीछे से आपकी फैमिली की कोई सिक्योरिटी है। पुलिस वाला आता है तो वो आपको अलग से सुनाता है। हैं, बाहर जो पावर काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, वो भी आके आपको दबाएगी। क्यों? क्योंकि आप अभी व्यापार करना है और आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी भी तरह से। तो एक तो मैं अभी एक नया सिस्टम सुन रहा हूँ कि जो हम लोगों को भारतीय होने का सबूत देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो गवर्नमेंट कागज़ से तय करेगी कि हम जो है भारतीय हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बाहर कुछ भी नहीं है। जब वो भारत से बाहर हम लोग जाते हैं, अदर कई कंट्रियां हैं, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या पता कुछ और इशू हो जाए, बट कई जगह 24 घंटे का अलाउ है, कई जगह 12 घंटे का अलाउ है, कई जगह है ही नहीं। कई जगह आप मांगोगे ना परमिशन, आपको मिलेगा नहीं। पर अदर कंट्री में कहीं पे भी किसी के भी और कोई लिया है, जैसे अमेरिका का, कनाडा का या दुबई का, कहीं का भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो उन लोगों को फ्री है। 10 दिन रुक सकते हो, 12 दिन रुक सकते हो सर, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई उसमें एनुअल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये देखिए, ये कितना एक बड़ा स्कैम है हमारे साथ में। जिस भारत की बाहर कोई वैल्यू नहीं है, उस भारतीय से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी भारत में क्या वैल्यू है। वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो ये हम ही लोगों की ही देन है। हम अपने रुपए की वैल्यू भूले बैठे हैं। हमारा रुपए जो गोल्ड था, वास्तव में गोल्ड था, सोना था, चांदी था, उसको हमने लोहे में कन्वर्ट कर लिया है। जो 90-80s के जो 1 रुपया था, वो उसकी अलग वैल्यू होती इन मार्केट है, और बैंक वाला अभी भी 1 रुपया लगाता है उसका। ये तो है गलत, लेकिन हमने उसी एक बैंक नोट को ही हमने रुपया मान लिया है। अब रुपया मानने की वजह से हमारे जो है सारे सिस्टम जो है इसी को रुपया मान के चल रहा है, और इस बैंक नोट से हम इससे भी महंगा, ज़्यादा महंगा सोना खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम ही जिम्मेदार हैं। हमने अपनी वैल्यू को खोया है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप अगर लालच से कहीं पे जाके गड्ढे में गिरोगे, ठीक है, और उसमें सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, भाई तू मरेगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, खुद की बात है। तो यही चीज़ हमारे साथ हुई है। हमने लालच किया, इस लालच की वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है, ठीक है। हमारी औलाद बाहर है, अब आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी मुझे लगता है कि बाहर ही सिटी में ही रहना पड़ सकता है। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं बची गांव में, जिनका परिवार गांव में नहीं बचा, जिन्होंने सब कुछ अपना ख़त्म कर लिया, ख़ास तौर से जो हमारे यूपी, बिहार, नेपाल के जो लोग हैं, असम वगैरह के, जो बाहर आके गुजरात, राजस्थान में नौकरियां कर रहे हैं, हरियाणा में नौकरियां कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरियां कर रहे हैं। आज हम देख ही रहे हैं कि सबके घर बार टूट रहे हैं, सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। जो गरीब आदमी थे वो भगाए जा रहे हैं राजधानी को राजधानी बनाने के लिए, लेकिन जो घर में है उनको भी बाहर भगाया जा रहा है, ठीक है। बैंक अलग खाता है और सरकार अलग खाती है, फिर भी परमिशन होने के बाद भी IAS, IPS, GB, डिस्ट्रिक्ट, SDM, सबके कागज़ों पर साइन होने के बावजूद भी, रजिस्ट्री पक्के होने के बाद भी आपसे और प्रूफ मांगा जा रहा है, ठीक है। पूरे टैक्स लिए गए हैं, हम पूरी तरह से टैक्स भी भरते हैं बाहर रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम टैक्स नहीं भरते, बिना टैक्स पे किए हम रह रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें भगाया जा रहा है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना घर छोड़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी आ सकता है, हमें मार सकता है, हम किसी के लिए हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको खुली धमकी आ जाएगी, या फिर वीडियो से आपकी फ़ोटो खींच लेंगे, या कुछ भी कर लेंगे, आपको खुला बोल देंगे आपने इलीगल काम किया है, आपको हम अरेस्ट करते हैं और आपको 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जब भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि क्या फ़ायदा आपको प्रोटेस्ट करके। आप प्रोटेस्ट करोगे, खुली बात है, समाज मतलब ही है। अगर ये समाज एक होता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। बाहर से कोई भारतीय आदमी आ रहा है तो कहने का मतलब हम पड़ोसी हैं, हमसे ही लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। और आज अगर हम कहीं बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक
कम्युनिटी के लिए, मतलब जैसे हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए ही कर रहे हैं, तो हमारा भाई ही इसमें एक गद्दार निकल जाता है और वो हमारी ऐसे कर देता है। ठीक है, तो कहते हैं भरोसे वाला ही आगे, आप समझ जाइए, समझदार सभी हैं। ठीक है, तो भरोसा करने लायक भी कोई नहीं है। तो आप में खुद में दम है, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आने वाला समय इतना बेकार होने वाला है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। नौकरियां नहीं होंगी, जो कि हमारे सद्गुरु जो हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं, जिनका माइंडल टेस्ट हुआ है, तो मतलब उन एआई का टेस्ट करने के लिए उनको बुलाया गया था, हैं। उन्होंने इस बात को जब क्लियर कर दिया है कि आने वाले 20-30 सालों में, 40 सालों में नौकरियां नहीं बचेंगी। ठीक है, वास्तव में आदमी को वापस से ही अध्यात्म में आना पड़ेगा। तो अध्यात्म में तो आना ही पड़ेगा, पर वास्तव में हमें अपनी पुरानी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और पुरानी जीवन शैली हमारा क्या है? आपसी व्यवहार, भाईचारा। ठीक है, तो हमें आपसी व्यवहार और भाईचारे को बनाना है। तो हिंदू, देखो, कोई हिंदू नहीं चाहता कि लड़ाई हो, कोई मुसलमान नहीं चाहता लड़ाई हो, कोई सिख कम्युनिटी नहीं चाहती कि लड़ाई हो। ठीक है, ये लड़ाई करवाता कौन है? आपको कुछ समझना होगा, आपके बीच में ही वो लोग हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। बाकी सब समझदार है आज के जीवन में, कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो मूर्ख है। ठीक है, जो फ़ोन चला रहा है, फालतू की रीलें देखना सबके बस की है, लेकिन काम की चीज़ें कोई नहीं देखता। ठीक है, जिससे ज्ञान और नॉलेज हो, वास्तव में वो ज्ञान भी हमें स्कूल में नहीं दिया जाता। ठीक है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, इकोनॉमिक, फैमिली, ठीक है, आपको आपकी वेल्थ कैसे जनरेट होगी, ये सब चीज़ें हैं। वास्तव में हमें ये पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह मरे थे, भगत सिंह बड़े ही देशभक्त थे। तो भगत सिंह की सच्चाई क्या है? भगत सिंह क्यों मरे थे? भगत सिंह ने किसका विरोध किया था? अंग्रेज़ों का विरोध किया था, अंग्रेज़ों के नियम का विरोध किया था, या अंग्रेज़ों के गलत कानून का विरोध किया था, जो उनकी गलत जीवन शैली थी, इस वजह से मरे थे? ये नहीं बताएंगे आपको। ये क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जिस भगत सिंह की हम बात करते हैं, जिस भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का नाम लेकर के हम आज बच्चों को पढ़वा रहे हैं अपने स्कूल में लेसन्स, तो उस भगत सिंह को आज भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्रिमिनल है। एक कितना बड़ा झूठ हमसे बोला जा रहा है स्कूल में, शिक्षा में भी है। मतलब कई ऐसे, अगर मैं उठाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, कई चीज़ें हमें गलत बताई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, उनसे राज्य छीना गया उनका, ये सब हुआ, बट क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? ऐसा क्या था कि उन्हें लड़ना पड़ा? अगर बात सिर्फ राज्य देने से ख़त्म हो जाती तो वो ख़त्म हो सकती थी। ठीक है, बट प्रोसेस क्या था? उसके बाद में भी ये धोखेबाजी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो पहले से धोखेबाज थे। उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कितने साधु संतों की मौतें हुई, कितने साधु संतों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ भी आप अगर हिस्ट्री को पढ़ें और उसकी जांच पड़ताल करके अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में जी रहे हैं ना, आप जी नहीं रहे हैं, आप घुट घुट के जी रहे हैं। ठीक है, जिसको आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने ये कह के आपको कर दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। जो आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप जो टैक्स भर रहे हैं वो भी आपके काम नहीं आ रहा है। जब कोई एक बात थी, मैंने यूट्यूब पे देखी थी शायद, 200 टन सोना भारत के आज़ादी के समय दिया गया था। श्री जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, तो शायद तो उन्हें दिया गया था। तो उनसे जब हिसाब मांगा गया कि 200 टन सोना जो है कहाँ लगा, ठीक है, जिससे कि वो मध्य प्रदेश के अगर एक एक रोड को सोने से बनाया जा सकता था, तो शायद किसने कहा था इसका 85% तो घूसखोरी में ख़त्म हो जाता है, 10% ही कहीं यूज़ में आता है। सारे नेता बेटा को तो सब खा
खा जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, बिना खाए कोई काम नहीं करेगा। जब तक किसी का पेट नहीं भरेगा कोई काम करेगा नहीं, खुली बात है। तुम भी, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तुम क्यों काम करोगे भाई? पहली बात तो देने वाला बेवकूफ़ है भाई। तूने उसके हाथ में दिया कि तेरे को लगाना था, तेरे पास था, तेरा अपना धन था, तेरे पास जब तक था तेरा वैलिड था, हैं, तो उसको अपने राज्य में लगाता, अलग अलग राज्य में जाके खुद अपने हाथों से खर्च करता, चाहे तेरी उम्र निकल जाती, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने भी एक भलाई सोची होगी कि हाँ भाई इसके हाथ में दे देता हूँ, ये सारी टेंशन ले रहा है तो मैं क्या करूँ, हैं। लेकिन वो टेंशन नहीं, वो तो मज़े ले रहे हैं, ठीक है। टेंशन आज हम ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने वो सोना जो है हमारा जो गिरवी किया, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, जाने कहाँ, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, सॉरी मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया, तो जो भी होगा इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया है तो ब्रिटिश के अंदर ही, ठीक है। अब वो सोना वो वापस तो करने वाले नहीं है, आप ईड़ी चोटी का जोर लगा लो। आपके रुपए की वैल्यू चाहे बेशक आज 6500 है या 6000 रुपये है इन गोल्ड के अंदर, बट वो आपको एक रुपये वापस नहीं करने वाला, आपको 1 ग्राम गोल्ड वापस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे ही लोगों ने इस बैंक नोट की वैल्यू रुपये जैसी समझ ली है, जो कि है नहीं। बट कोई बात नहीं, अब जागरण चल रहा है, कई लोगों को समझ में आया है इस बात का, अब इस चीज़ में वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। कई गांव में सुने मैंने, कई गांव जो है उन्होंने अपने आप को भारत सरकार यानी अपना ही अलग एक कर लिया, घोषित कर लिया है उन्होंने कि हम भारत सरकार हैं, ठीक है। क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स से सब चलता है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम कोई वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सभी गांव वालों को, क्योंकि शहर में तो होने से संभव रहा, शहर में नहीं हो सकता, क्योंकि शहर में अलग अलग संप्रदाय, अलग मत के लोग रहते हैं, ठीक है। उन्हें ये बातें नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि देखिए यहाँ का जो 1 रुपया है नेपाल में जाकर के 16 रुपये को 17 रुपये ऐसे बनता है, ठीक है। आप उनसे ये बात कहोगे तो वो बोलेंगे हमें क्या मतलब है भाई, हमारा तो चल रहा है, हमारा तो फ़ायदा ही है। तो वो चीज़ ये नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मतलब है, जब उनके ऊपर ही डंडा पड़ेगा ना तब हाय सर पीटते हैं। तो कहने का मतलब ये कहती है तो एक नास्तिक बोलता था, उसे लोग भगवान नहीं होता, ठीक है। बट जब धरती फटेगी, आसमान फटेगा, गिरेगा और जब वो डूबेगा तो वहाँ पे बोलता है ओह गॉड व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है, तो उसके मुँह से ही भगवान का नाम निकलना शुरू हो जाता है। तो भगवान चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, सरकार चाहे तो बेटा तुम्हारे मुँह से राम राम क्या शाम शाम क्या तुमसे अल्लाह अकबर ही बुलवा के दिखवा देगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना, तुम्हें प्राणों का भय, कहीं ना कहीं अपने परिवार का मोह, ठीक है। इसीलिए आध्यात्म में ही हमारा कल्याण है आगे चल के, क्योंकि हमें तो अध्यात्म ही पुराने जीवन से जोड़ सकता है, हमें अपनी पुरानी लाइफ में वापस एंटर करा सकता है, नहीं तो और कोई मैटर ही नहीं है, और कोई मेरे को रास्ता नहीं नज़र आता। आज जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह का मैं सुन रहा हूँ, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, हमारे माननीय श्री मोदी जी को जो 56 इंच का सीना लेके घूमते थे, आज वो एक सीना 2 इंच का भी नहीं बचा है। डोनाल्ड ने जो पैसे दिए थे वोटिंग करवाने के लिए, ईवीएम जो है तो वो पैसे भी किसी काम के नहीं आए, वो भी घूसखोरी में ख़त्म हो गए। अब ईवीएम तो जो था वो भी हैक हो सकता है, ईवीएम में भी हैकिंग करके सारा काम खराब हो चुका है, जो कि वो ब्रिटिश की जो आई थी मैडम, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने वहाँ की इंटेलिजेंस की हेड है, उन्होंने कहा कि ईवीएम भी हैक हो सकता है, उस पर भी मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो किस कुल मिला जुला के आपके साथ हो गया गेम, ठीक है। और अब जो है हम लोगों को जागृत होकर के एक होकर के काम करना है, ठीक है। और ये जब भी होगा जब हम सभी एक हो जाएंगे, ठीक है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक होकर के ये समझ में आएगा कि वास्तव में हमें किस तरह का समाज बनाना है, हमें अपने लिए कैसा रखना है, हमें अपने लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे के चला सकते हैं तो हम आपस में ही उस पैसे को जोड़ करके अपने लिए सुविधा नहीं कर सकते। समझिए, आप 5 रुपये के पर्चे अब सरकारी हॉस्पिटल में कटवाते हैं, ठीक है, वही 5 रुपये आप पर डे का जोड़ लो, जो मरीज़ जा रहा है वो 5 रुपये पर डे का जोड़ लो, एक कम्युनिटी बना के आप अपना इकट्ठा करो उसको,
और दूसरी बात, आप रुपए में लेन देन करो, नोट में, कैश में। डिजिटल लेन देन करना तो बेवकूफ़ी है। और उसको जोड़ने के बाद अपना जो ऊपर कई उदाहरण हैं यार, अपने राजस्थान में कोई एक गाँव है, हरियाणा में भी शायद 2-3 जगह ऐसा हो चुका है। अपने देवेंद्र भाई ने बहुत ही अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा समझ में आता है उनके। आप उनसे एक बार इंस्पायर हो जाओगे, एक बार मिलो उनसे, उनकी वीडियोस देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया है। ठीक है, आपको वो अब घुट-घुट के मरने पे मजबूर कर देंगे आगे। आपको खुद भी पता चलेगा कि आपकी प्राण कब निकल गए। ठीक है, मेरे सामने का इंसान, मेरे एक दोस्त की माँ है यार, बिल्कुल यंग, आप उसको देखते तो आप कह नहीं सकते वो मरी हुई थी सामने में, आप कह नहीं सकते वो बंदा सोया हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है। मेरे सामने अपने साहब 1 घंटे पहले वो मेरे से मीटिंग में बात हुई थी उनकी, और नमस्ते, हाँ जी सब, और मैं आया 1 घंटे बाद तो मेरे पास फ़ोन आता है, एक्चुअली यार ये तेरे दोस्त की माँ एक्सपायर हो गया, ऐसे बाइक पे जा रही थी और गिर गई थी। तो तो यार ये बड़ा हुआ, तो हॉस्पिटल में तो वो शुगर की दिक्कत बता रहे थे। तो शुगर कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं, गाँव के देहाती लोग हैं, बाहर का कुछ खाना नहीं, घर का देसी घी खाना वाना सब कुछ, आज तक कभी बीमार नहीं पड़ी, उसका एक ही दम शुगर बढ़ जाता है। चलो खैर छोड़ो, जो गया तो गया, उसकी टांग पकड़ के हमें क्या फ़ायदा। लेकिन हमें यही चीज़ें सोचनी चाहिए कि अब ये अगर हमारे साथ हो जाए तो। उस समय मैंने कई लोगों के मुँह से सुना, यार होनी थी, हो गई, लेकिन ये जब हमारे साथ होगा तो बहुत दर्दनाक। मैंने एक ही लड़का है, उसको एक ही भाई है वो, उसका भाई, मैं उससे पूछा, हम भाई तू ही था अकेले, तेरा क्या हाल हुआ होगा, मैं नहीं समझा। आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, माँ माँ कर करके उसका बुरा हाल हो गया हुआ। लेकिन बड़ा है वो, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, समझ में आता है, जिसकी माँ जीवन से चली जाए बहुत तकलीफ होती है। बट हमने ये थोड़े से लालच के चक्कर में ना अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर दिया। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में अध्यात्म की चर्चा पर कुछ करेंगे। ठीक है, भक्ति मार्ग के ऊपर कुछ बात करेंगे। ये तो कुछ मैंने अपने मन की बात रखी है, जो मेरे मन में चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा बात करना अब ज़रूरी है, अब वीडियो से बात नहीं बनेगी। ठीक है, काफ़ी कंटेंट चल रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में बिजी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में उन्हें कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपके खाने से लेके, पीने से लेके, आपके रहने से लेके, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है धीरे-धीरे। हैं? चलिए ठीक है, जय श्री राम। हमने आपका बहुत टाइम ले लिया होगा। हो सकता है मेरी वीडियो किसी को फालतू लगे, लेकिन वास्तव में जब उसके जीवन में ऐसी घटनाएँ घटेंगी ना, जब उसे फालतू नहीं लगेगी, तब उसे लगेगा कि वाह! कुछ कहा था इस बंदे ने। ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा है ख़ास कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत अभी चल रहा है विश्व युद्ध की ओर, अपने अपने आगे लग रही हैं, धीरे घड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन जिस दिन ये हाल होगा, मैं तो सोचता हूँ, मैं अभी से सोचता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बड़े होंगे, मैं तो 15-20 साल बाद मैं ये देखता हूँ कि इनको नौकरी कराऊँ या बिज़नेस कराऊँ, या मैं इन्हें घर ले जाऊँगा खेती सीखूँ। कहाँ इनका फ्यूचर सेट होगा? ये नौकरियाँ ख़त्म हो जाएँगी, बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा। ये किस मोड़ पे आ गए हैं?